हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। दोस्तों, हमने जीएस पेपर 1 का डिस्कशन किया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन आपके साथ करता हूं। कैसे आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि एक तो क्वेश्चंस आपके कहां से आते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना है और कहां से पॉइंट एक्सट्रैक्ट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको हम विद प्रूफ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन आपका सीधा ज्योग्राफी से आता है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो। फोर्थ क्वेश्चन सीधा सीधा बात कर रहा था आपके हाउ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज के बारे में बात की थी। वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड नेशन, कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है आपका या सी लेवल जो राइज हो रहा है आपका, वो आइलैंड की एग्जिस्टेंस को इंपैक्ट करता है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना था। एक आर्टिकल आया था, यहाँ पे देखो, आपको 18 महीने के करंट अफेयर कवर करने होते हैं। 28 जून को आर्टिकल आया, क्लाइमेट चेंज फोर्सेस पनामा आइलैंड टू रिलोकेट। अब आप समझ सकते हो, आपका एग्जाम्पल तो सीधा सीधा हो गया और सीधा हेडिंग से क्वेश्चन उठा के आ रहा है, और ऐसा यूपीएससी ने हर जगह पे किया है। सिंपल क्या करना है, एक आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन वेरी सिंपल, भाई क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमारे स्मॉल आइलैंड की डेवलपमेंट स्टेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी आर्टिकल में ग्राफ बनाया हुआ था। ये ग्राफ आपके लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको बनाना चाहिए अगर आप एग्जाम में अपना आंसर लिख रहे हो तो, और फिर कुछ डेटा भी आपको इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सी लेवल राइज की बात की गई है तो आप बहुत पुराने टाइम से इसको कंपेयर करेंगे और फिर आप बताएंगे कि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर एवरेज राइज हो चुका है सिंस 1880, और आने वाले टाइम पे ये और राइज होने वाला है, जो हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक सम स्टेप्स सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट इट स्मूथली। और यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या कारण हो सकते हैं सी लेवल चेंज के और इसके इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि उससे पूछा है कि आइलैंड पे इम्पैक्ट क्या है, और एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तुवालू आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, किरिबाटी आइलैंड है, इवन आपका मालदीव आइलैंड है। इन सब के एग्जाम्पल आप एक एक दोगे और एक एक पॉइंट आपको लिखना है। किस पे पॉइंट लिखोगे, बस सिंपल है, थीमेटिक बेस पे चले जाओ। आपने आईपीसीसी का डेटा कोट किया, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल क्या हो रहा है, आपका हेल्थ पे क्या इशू आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इशू आ रहे हैं, ये ब्रॉडर पॉइंट सेलेक्ट करो और बस आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, एक या दो पॉइंट मैंने आपको दिया है, एक या दो पॉइंट सजेशंस के अंदर किस तरीके से आप ये देखो कि भाई अडेप्टेशन किया जा सकता है, थोड़ा सा मिटिगेशन किया जा सकता है, बहुत बड़ा नहीं, एक या दो पॉइंट हार्डली, और उसको कंक्लूड कर दो। कंक्लूड कैसे करोगे कि सी लेवल राइज रियल में ही एक ग्रेव है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म से इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आइलैंड के चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो या कल्चरल सर्वाइवल हो, वो काफी प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप हमेशा क्या रिलेट करो, जब भी आर्टिकल की आपने हेडिंग देखी है तो ट्राई टू इंटर रिलेट की जो आर्टिकल की हेडिंग है वो कितना ज्यादा आपके सिलेबस से इंटरलेट कर रही है, उसी को स्टडी करने की कोशिश किया करो। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आते हैं आप, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी पे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिफ्थ सिक्स्थ वाला पूछा था इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट पे, और सेवंथ वाला पूछा था सुनामी। सुनामी तो खैर स्टैटिक है, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट मैं बताता हूं कि यहां पे क्या हुआ है। देखो, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी, how are these activity related to the physiographic feature in area and discuss with suitable example। अगेन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 10 जून 2025, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट राइज इन द शिफ्ट ऑफ नॉन फार्म सेक्शन जॉब इन तमिलनाडु। एक केस स्टडी आपको मिल गई है और केस स्टडीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो नॉन फार्म एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करती है बट क्रॉप कल्टिवेशन को इन्वॉल्व नहीं करती है, ठीक है ना। ये नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई। फिशिंग हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, रियरिंग हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, क्वायरिंग हो सकता है। बस सिंपल इतना सा बताया आपने, एक इंडिकेशन दे दिया इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद में आपने बता दिया कि किस रीजन में कहां कहां होती है, क्योंकि उसने बोला फिजियोग्राफिक फीचर के अकॉर्डिंग। तो आपने हिमालयन रीजन का बात की, तो हिमालयन रीजन कोल्ड क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर इंक्रीज किया जाता है, तो हम एनिमल रेयरिंग पे फोकस कर सकते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर डेयरी फार्मिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर आपका कोल है ना, आपके मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि फिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग आप 6 फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, इनको डिवाइड कर लो और कंक्लूड कर दो उसको। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी काफी क्रूशियल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि तो रूरल इकोनॉमी को सहारा मिलता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसके अलावा रॉ मटेरियल मिलता है कि जो हमारी इंडस्ट्री के लिए काफी हद तक काम आता है। रॉ मटेरियल मिलेगा जो इंडस्ट्री के लिए काम आएगा, सो दैट इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट बात करते हैं हम
ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। अब सोलर एनर्जी पे तो कितना ज्यादा फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का। देखिए, इंडिया ओवरटेक जर्मनी टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ विंड सोलर पावर, ये रिपोर्ट कहती है हमारी। और ये न्यूज आई आपको 8 अप्रैल 2025 को, 8 अप्रैल 2025 को। तो आप बताओ कि अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हो जाता है तो क्या इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है ना। और ये रैंकिंग अगर आप मेंशन करते हो ना अपने आंसर में तो दैट विल बी अमेजिंग। और इसमें ही एक चार्ट दिखाया गया था, यहाँ पे सोलर का बताया कि 57% हमारे पास रिन्यूएबल का सोलर से अकेले आ रहा है, तो सोलर हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आइडियली सोलर एनर्जी के ऊपर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो सिंपल सा है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक डिस्कशन पहले किया जीएस1 का, काफी डिटेल डिस्कशन हमने उसमें कर लिया था। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता रहा हूं कि आंसर आपको एक्चुअली कैसे लिखना है, क्या आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो इसमें आप देखोगे कि एक इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि भाई हमें कितना सनशाइन मिल जाता है, ठीक है ना, कितना सनशाइन मिल जाता है, और 2024-25 में हमारी कैपेसिटी कितनी एनहांस हो गई है। तो नेचुरल सी बात है, हम अगर थर्ड लार्जेस्ट बन रहे हैं तो फायदा तो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बात की गई थी कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल बेनिफिट आपसे पूछे गए हैं अलग अलग से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इकोलॉजिकल बेनिफिट पे सीधा आपको हेडिंग दिया है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में इकोलॉजिकल बेनिफिट पे बात करो। रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना, आपका फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है वो कम हो जाता है, सो दैट इज समथिंग। और फिर आप इकोनॉमिकल बेनिफिट पे चले जाओगे, एनर्जी पे, कॉस्ट इफेक्टिव, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप पोटेंशियल, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो लीडरशिप पोटेंशियल भी इंडिया का देखने को मिलता है। बस सीधे सीधे पॉइंट आपने मेंशन करने हैं और उसको आंसर को एग्जैक्टली लिख देना है जैसा आपसे पूछा गया है। सिंपल कर सकते हैं, डुएबल है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, चैलेंजेस क्या है भाई, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो चैलेंजेस भी काफ़ी सीवियर हैं। चैलेंजेस काफ़ी सीवियर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कॉस्टली होता है और हम चाहते हैं रूफ टॉप से एनर्जी को बढ़ाना, वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड लोगों का नहीं है। दैट्स ए क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास नजर आता है स्टोरेज इशू आता है, लैंड एनवायरमेंटल कंसर्न ऐसे आता है, लैंड तो चाहिए ना हमें। अब राजस्थान के अंदर आपने फार्म लगा दिया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, जितना लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे लॉस हो जाएगा। तो हमें हर जगह पे लैंड की एक्विजिशन चाहिए, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रिड का इंटीग्रेशन है वो भी, रीजनल डिपेंडेंसी है वो भी हमें इंपॉर्टेंट चाहिए। पॉलिसी क्या है आपकी, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो अनसर्टेन हो जाती है, सम टाइम इन्वेस्टमेंट आती है, सम टाइम नहीं आती है, तो वो भी हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है। दिस इज समथिंग जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, दिस इज वे फॉरवर्ड कि भाई फ्यूचर तो सोलर एनर्जी है, अब हमें एनी हाउ इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो वी मस्ट इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से हमें इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना चाहिए। एंड देन यू विल कंक्लूड कि देखो ट्रांसफॉर्मेटिव वे तो यही हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम फोकस करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन होगी। सो आइडियली वी नीड टू गो फॉर क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी के लिए जाना हमारा बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आता भी सुनामी। ये क्वेश्चन तो देखो यार कितनी बार, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इतनी 7.5 मैग्नीट्यूड का आया है, आपका वेव यूएस की तरफ रीच कर रही है, 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिर से आया है। ये तो बहुत सारी न्यूज़ आती है और बहुत फ्रीक्वेंट आती हैं, पर मैं इसको बोलूँगा कि न्यूज़ नहीं, ये तो स्टैटिक पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। भाई सुनामी क्या है, होना चाहिए, हाउ एंड वेयर दे फॉर्म्ड, ये भी होना चाहिए, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। मुझे नहीं लगता इसको आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है, मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बता भी देंगे कि सर इसको तो हम वैसे ही चुटकियों में टैकल कर सकते हैं, हमें पता है ये सारा स्टैटिक पार्ट है, एग्जैक्टली पता है, मैप बनाएंगे और सोल्यूशन कर देंगे, खत्म, सिंपल, ठीक है। तो एक तो सुनामी की डेफिनेशन, फॉर्मेशन कैसे होती है, वोल्केनिक इरप्शन से क्या इंपैक्ट आ रहा है, लैंडस्लाइड से क्या इंपैक्ट आ रहा है, एंड नेचुरल सी बात है आपका ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही है उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, ह्यूमैनिटी कैजुअलिटी होंगी, डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल डैमेज देखने को मिलेगा, फ्लड एंड सॉइल सैलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज होगा, कल्चरल हिस्टोरिकल लॉस, भाई हमारे मॉन्यूमेंट है वो खराब हो जाएंगे, व्हाट वी विल डू, हमारा हिस्टोरिकल लॉस हो रहा है, कल्चरल लॉस हो रहा है। और फिर ग्लोबल रिपल इफेक्ट होता है, भाई सुनामी एक जगह आई, दूसरी जगह, तीसरी, क्योंकि ये प्लेट्स एक्टिव होती है ना, तो फिर हमारे पास इंपैक्ट आता है। दूसरा, अगर जापान की इकोनॉमी पे इंपैक्ट आया तो आप सोचो ना, इंडिया भी तो उससे इंटररिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ना, हम कोई आइसोलेशन में तो है नहीं। सो दैट विल बी समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, राइट। चलिए अब क्या है, वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा इंफ्रा अच्छा करो, और वे फॉरवर्ड कोलैबोरेशन करो दूसरी कंट्रीज के साथ, जो कंट्री अच्छा कर रही है उससे सीखो और उसको आउटकम को इंप्लीमेंट करो। कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, सुनामी देखो एक पावरफुल है और नेचुरल है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारी वजह से हो रहा है जैसे ग्लेशियर मेल्टिंग, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो वो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए, लैंडस्लाइड पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रेस्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छे ढंग से स्टिक तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाएँ। गॉट इट।
अब भाई एक ये जो आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये तो सोसाइटी के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो हम अपने ज्योग्राफी पे ही आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन यू विल रीच हेयर, हाँ यहाँ पे, गिव ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। मिनरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन है, ऑफशोर रिजर्व के बारे में पूछा है और ऑन शोर से कैसे डिफरेंस है उसके बारे में पूछा है। अब यहाँ देखो, टॉप 10 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमर कंट्रीज नो वेयर इंडिया स्टैंड्स। एनर्जी का हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और हमारे अपने रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे सिंपल है, पेट्रोलियम जैसे रिजर्व को, ऑफशोर को आप एक्सप्लेन करोगे, उसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मिडल ईस्ट से हम लाते हैं भाई, नॉर्थ सी से लाते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका से लाते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका से लाते हैं, एशिया पैसिफिक से लाते हैं और अदर रीजन में मेडिटेरेनियन वगैरह जो है, लेवेंट रीजन बोलते हैं जिसको, इसके बारे में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, इससे भी आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि ओवरऑल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें देखना है। और ये कैसे पता लगेगा, देखो ये जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। जियोपॉलिटिकल कैसे है, क्योंकि हमारे रिलेशन डिपेंड करते हैं। हम जहाँ से ला रहे हैं उसका जिक्र कर दो, जहाँ से नहीं ला रहे हैं उसका भी जिक्र तो कर दो, क्योंकि रिसोर्स तो है ही। या तो हमारी कोई टाई अप नहीं हो रही है, कुछ सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम का आउटकम नहीं निकल पा रहा है, बस वहाँ पे आप टाई अप करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज द मैप जो आपको बना सकते हो और ये आप रीजन मार्क कर सकते हो कि हमें यहाँ पे आपके रिजर्व मिल जाते हैं। क्वाइट फाइन, सिंपल, ठीक है। अब पूछा ऑफशोर ऑनशोर में क्या डिफरेंस है। एक तो जियोलॉजी का डिफरेंस बोलोगे आप, भाई एक तो लैंड बेसिन पे है, एक ओशन बेसिन पे है, तो कहाँ पे मिल रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन का डिफरेंस है, भाई इट इज़ नॉट दैट इजी ना, ओशन के अंदर एक्सप्लोरेशन उतना आसान नहीं होता जितना कि दूसरे प्लेसेस के ऊपर हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। कोस्ट है, ऑनशोर जो है चीपर होता है, ऑफशोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आउटकम भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ऑनशोर डोमिनेट करता है, हिस्टोरिकली डोमिनेट कर रहा है, अभी भी डोमिनेट करेगा। रिस्क ऑनशोर जो है आपका लैंड और ग्राउंड जो है वो डैमेज करता है, ऑफशोर जो है वो ऑयल स्पिलिंग को प्रॉब्लम करता है, तो अगेन डिफरेंस है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि ऑफशोर जो है वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि हमारे अपने रिजर्व हो जाते हैं, वो दूसरे कंट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता नहीं है, ठीक है ना। बेनिफिट क्या है बता दोगे भाई, ये जो डिफरेंसेस थे वही बेनिफिट भी हो जाते हैं। और फाइनली कंक्लूड करोगे कि भाई एनर्जी जो है वो हमारी प्राइमरी नीड है, अगर एनर्जी का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे किसी भी कंट्री को। तो एनर्जी को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च जरूरी है और रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज जरूरी है, एल्स वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। फाइन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन को कैसे जीआईएस और आरएस टेक्निक के साथ में हम एरियल प्लानिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एरियल प्लानिंग के अंदर हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो देखते हैं एआई का कैसे यूज कर सकते हैं भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या ड्रोन्स का यूज जो है आपके जीआईएस के अंदर बहुत पावरफुल तरीके से किया जा सकता है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि क्या एक्चुअली इंटीग्रेट करना है आपको क्वेश्चन में, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ से आती है। लोकेशनल और एरियल प्लानिंग, उनके लिए हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट, अपडेटेड और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए, लैंड के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में। कैसे मिलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे। अब क्या क्या एनालाइज कर पाओगे, डेटा कलेक्शन और मैपिंग कर लोगे, ठीक है, बहुत आसान है। फिर ऑटोमेट कर दोगे एनालिसिस का, भाई आपने डेटा दिया उसको प्रोसेस करने के लिए एआई को दे दिया, एआई बता देगा कितने लोगों की कैपेसिटी को ये सिटी बियर कर सकती है, अदरवाइज घोस्ट टाउन बन जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो, सस्टेनेबल प्लानिंग कर सकते हो और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कर सकते हो। एंड देन यू विल कंक्लूड कि भाई ये तरीका है जिससे टेक्नोलॉजी का नया नया इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही होना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो हम इंश्योर कर पाएंगे, एट्स वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो इकोनॉमिकली, ठीक है। फिर आपका आता है डिस्कस द चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को लगता ही नहीं है कि आपको बताना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मेरे को आपको बताना चाहिए, तो आप ये अपने आप कर लोगे। मैंने एआई वाला आंसर ही यहाँ पे दे दिया है, लेकिन आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑन गंगा रिवर बेसिन विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन जो है ना आपका, इट इज इंस्पायर्ड बाय ये क्वेश्चन ऑन 2023 पे भी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 4 में हिस्टोरिकल और आपके जोग्राफिकल इंटररिलेशंस कनेक्ट किए थे, जिसमें पूछा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे इंटरलेट करके पॉपुलेशन को, इनके सेटलमेंट को डिटरमाइन करती हैं। यहाँ पे आपको पूछ लिया हिस्ट्री के बजाय लैंड, सॉइल और वाटर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग कमेंट करेंगे जिनको पता है कि ज्योग्राफी डिटरमाइंस एवरीथिंग, ज्योग्राफी डिटरमाइंस एवरीथिंग। ज्योग्राफी डिटरमाइन कर रही है। गंगा रिवर बेसिन की बात करो, भाई वाटर रिसोर्स है ना, लैंड रिसोर्स भी है, सॉइल फर्टाइल भी है, तो ऑटोमेटिक सी बात है हमारे पास डेवलपमेंट होती चली जाएगी। तो आप बोलोगे कि गंगा रिवर बेसिन जो है वो मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया है,
दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट है, इंडिया का तो है ही है, ठीक है ना। अब आप बताओगे कि भाई अलग अलग लैंड रिसोर्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, सॉइल रिसोर्सेज कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। लैंड रिसोर्सेज में देखो यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, हाईली डेंस एरिया है, ये प्लेन एरिया है, रोड बनाना आसान है, आपका रेलवे ट्रैक्स बनाना आसान है, तो मतलब दैट इज ईजी ना, प्रोसीड करो। सॉइल रिसोर्स में फर्टाइल सॉइल है, अगेन एंड अगेन डेवलपमेंट होती रहती है। सर हमने ये भी देखा कि खादर प्लेन डेवलप होते हैं, फर्टिलिटी 2000 सालों से हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है, लूमी सॉइल देखने को मिलती है, वाटर अवेलेबिलिटी है तो एग्रीकल्चर कर सकते हो और मोस्टली लोग यहाँ पे फार्मर हैं। अब वाटर की बात आती है, वाटर इज द एसेंशियल नीड, तभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बना था, है ना। तो अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे गंगा वैली सिविलाइजेशन मान लो आप, हाई क्रॉप यील्ड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की वाटर नीड, ये सब कुछ तो यहीं से फिलफिल होती है, बस उसको कंक्लूड कर दो, दैट इज सिंपल, ठीक है ना। तो ये है भाई आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये थे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जिनको हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर लिया था, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, वो बताएंगे डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहा ज्योग्राफी का, एंड दोज हु वांट टू प्रिपेयर, तो लक्ष्य बैच 4 इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है ना। आज ही क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो अपने आप को एनरोल करें और नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कपिल कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर, सो यू कैन कीप दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।